पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस, जस्ट टेल अस अबाउट इट बिकॉज ये रेयरली किसी को पता है और लोग करवाते भी नहीं है. व्हाट इज इट? 10 करोड़ का पोर्टफोलियो गिर के रह गया 3.5 करोड़ का, ओके. तो 6.5 करोड़ का लॉस हो रहा है. इंश्योरेंस से करीब 5.5 करोड़ रुपए वापस आ गए. और जैसे कोई जर्नी स्टार्ट करता है तो यूजुअली कितना टाइम लगता है एचएनआई ग्रुप में एंटर होने में? 20% अगर वो साल का अचीव कर रहा है तो खुद एक्सेल बना ले कितने पैसे डालने हैं एचएनआई बनने. आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है फायर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली. कितना सही है ये कॉन्सेप्ट? खुद कितना पैसा लगाओगे, फिर कितना आप हर साल रिटर्न जनरेट कर पाओगे, और आपके लिए रिटायरमेंट का नंबर क्या. कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस जो लेवल है इंडिया में अभी कम है? देखो अर्ली स्टेज में ही अगर आप बच्चे को ये बता दें कि बॉस आपको सर्टेन लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो वो अर्ली स्टेज से अपनी पॉकेट मनी से भले ही 100 रुपए इन्वेस्ट करे, एटलीस्ट वो हैबिट तो बने. इंडिया में ऐसा क्या है कि एचएनआईज कम बन रहे हैं? यूएस में ऐसा क्या हो रहा है जो हम इंडिया में नहीं कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे मेन चैलेंज है. हे गाइस, हमारे आज के जो गेस्ट है वो एक वेल्थ क्रिएशन कोच है. हमने उनसे आज समझा है कि एक वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, एचएनआई के माइंडसेट क्या क्या होते हैं, और अगर आपको एचएनआई बनना है, क्लब ज्वाइन करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना. विजय जी, पीपल नो यू एज एचएनआई कोच, राइट. ये क्या स्टोरी है? थोड़ा स्टार्टिंग से बताओ हमें. ओके, देखो मैं पहले तो एचएनआईज बता देता हूँ होते क्या है. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके भी पास 5 करोड़ रुपए का कम से कम पोर्टफोलियो है वो एचएनआई है, और जिसके पास कम से कम 25 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है वो अल्ट्रा एचएनआई है. अब मैं इन्हीं को ही क्यों पढ़ाता हूँ और ये पूरी स्टोरी क्या है. हुआ क्या था कि 2005 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी जो स्टॉक एनालिसिस के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है. ओके. अब मैंने एज अ रीजनल हेड ज्वाइन करा और मेरा रोल था कि भाई नॉर्थ इंडिया में इस कंपनी की सेल्स को बढ़ाना. ज्वाइन करने के बाद हमने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी मतलब तब तो टेली कॉलिंग होती थी मार्केटिंग के लिए. काफ़ी लोगों को अप्रोच करा, पिच करा, सॉफ्टवेयर दिखाया भी, मगर बिका नहीं, सेल्स बिल्कुल भी नहीं हुई. क्योंकि उस वक्त ना लोग, या मैं ये कहूँगा उस वक्त भी लोग ना स्टॉक टिप्स पे डिपेंडेंट थे, एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज, ये चीज़ों पे तब कोई ट्रेंड ही नहीं था बिल्कुल भी. या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसको. फिर बट एट द सेम टाइम ना देवेंद्र बाबू, हमें ना बहुत से लोग अप्रोच करते थे सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए. अच्छा. एक तरफ तो हम अप्रोच कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल नहीं खरीद रहे. हाँ. एक तरफ कुछ लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं. ओके. तो फिर अब जैसे ही साल भर होने को आया तो कंपनी ने मेरे से रिपोर्ट मांगी कि भाई क्यों नहीं बिका सॉफ्टवेयर. तो मैंने बताया भाई इस टाइप का एक्सेप्टेंस नहीं है मार्केट के अंदर, कोई स्ट्रैटेजी लो, सीखो, एनालाइज करो और फिर इम्प्लीमेंट करके डिसीजन लो. फिर कंपनी ने क्या करा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी. भाई पहले हम आपको सिखाते हैं, फिर आप लोगों को सिखाओ, एंड देन पीपल विल स्टार्ट बाइंग. ओके. तो फिर उन्होंने मेरे को पूरा सिखाया. फिर हमने लोगों के लिए फ्री वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी करे. देन कुछ टाइम बाद सेल्स फिर पिकअप होने लगी. और मैं अगर 2010 तक की स्टोरी बताऊं, 2006 से लेके 2010 तक की, तो हमने मतलब शायद हजारों क्लाइंट्स जोड़ लिए थे. ओके. मगर वो लोग हम पे ही डिपेंडेंट रहते थे भाई स्ट्रैटेजीज के लिए, क्योंकि हमने पिच करा था, हम पुश करते थे स्ट्रैटेजीज क्या है, कैसे एनालाइज करना है. बट एट द सेम टाइम 2010 तक वो कैटेगरी के लोग भी हमसे बार आते जा रहे थे जो हमें अप्रोच करते थे. तो वो लोग हम पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाते थे. बाद में पता चला ये लोग तो एचएनआईज है. हम हर 100 में से 2 लोग ऐसे मिलते थे हमें, 100 में से 2, करीब 2% मान लो. ये लोग अपनी इनकी एक खासियत होती है एचएनआईज की, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाते, अपने प्रोसेसेस खुद बनाते, अपना एनालिसिस खुद करते और ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करते. ओके. अब ये स्टोरी मेरी कैसे चालू हुई एचएनआईज के लिए. इन लोगों को काम करते हुए ना इस टाइप की ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत होती है कि भाई कैसे इसको ऑप्टिमाइज करा जाए, स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा जाए, ऑटोमेट कैसे करा जाए. वहां पर मैं उनको सपोर्ट करता था. ये मेरा रोल था. अब धीरे धीरे कर करके मतलब 4 साल तो यही हो गए. 4 साल के बाद फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया मैं तो इन्हीं को ही पढ़ाऊंगा. क्योंकि जो खुद बंदा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है अपनी, तो उससे तो देखो मेरे को भी सीखने को मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग उन्हीं के लिए टेक्निकल वर्क करते थे. तो मेरी भी नॉलेज उन लोगों की वजह से काफी एनहांस हुई. तो फिर 2010 से लेके 2016 तक मैंने सिर्फ इन्हीं लोगों को पढ़ाया और किसी को नहीं पढ़ाया. उन्हीं को ही सर्विस देता था, बाकी टीम तो और भी थी. देन फाइनली बाद में तो 2016 के बाद मैंने जॉब ही छोड़ दी, क्योंकि 2016 तक ना मैं इतने एचएनआईज को पढ़ा चुका था, या इतने एचएनआईज के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुका था, तो इतना पूरा सिस्टम बन गया था जो एक एचएनआईज को अल्ट्रा एचएनआई बनाने के लिए कैपेबल है. ओके. हाँ, तो फिर 2016 से लेके और आज तक मैं सिर्फ एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज को ही पढ़ा रहा हूँ. इंडिया में एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई की डेफिनेशन क्या है? जिसके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए है वो एचएनआई है, और जिसके पास कम से कम 25 करोड़ रुपया है वो अल्ट्रा एचएनआई है.
और ये ग्लोबली सेम डेफिनेशन है? नहीं, ग्लोबल अलग है। व्हाट इज दैट? ग्लोबली क्या है कि किसी के पास करीब 8 से 10 करोड़ का पोर्टफोलियो तो वो एचएनआई है, और 250 करोड़ का जिस पे पोर्टफोलियो वो अल्ट्रा एचएनआई है। ओके, या इतना डिफरेंस क्यों है इंडियन डेफिनेशन में और ग्लोबल में? स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, तो इस पे तो मैंने ज्यादा डीप डाइव नहीं करा, बट हम्म। इंडिया के हिसाब से इट इज 5 करोड़ और 25 करोड़। विजय जी, कैसे डिसाइड करा आपने कि आपने एचएनआईज को ही कोचिंग करनी है? बिकॉज मिडिल क्लास का बेस बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, टारगेट मार्केट भी बड़ा होता है आपका, हम्म। बट ऐसा क्या फैसिनेशन था कि एचएनआईज को ही कोचिंग देनी है? जैसे आपको मैंने बताया था, मेरी कंपनी ने मुझे फ्री हैंड दे दिए थे 2006 में मेरे को पढ़ाने के बाद कि अब लोगों में अवेयरनेस करो। हमने अवेयरनेस खूब करी 2010 तक, काफी लोगों को पढ़ाया कि, बट बाद में एक चीज रियलाइज करी कि ये लोग ना पढ़ाने के बावजूद भी हम पे डिपेंडेंट है। आप ओके। एक चीज नोटिस करना, आजकल सोशल मीडिया पे वो वीडियो ज्यादा चल रहे हैं जिसमें लोग ना स्टॉक रिकमेंड करते हैं, राइट। तो वो डिपेंडेंसी लोग हटाना नहीं चाहते। मगर अगर मैं एचएनआई माइंडसेट लोगों की बात बताऊं, वो लोग ना हमें अप्रोच करते थे और अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ करते थे। वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करते हैं, प्रोसेसेस, स्ट्रेटेजीज, एनालिसिस सब खुद करते हैं। मगर उन लोगों को ना एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जिसके साथ वो मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाए, स्ट्रेटेजीज को इवॉल्व कर पाए, ऑप्टिमाइज कर पाए। अब वहां पर ये रोल मैं करता था, टेक्निकली मैं काफी साउंड नॉलेज थी मेरे पास, तो धीरे धीरे क्योंकि वो खुद अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे ना, ये चीज मुझे बहुत अपील करती थी। मैं एक अच्छा। एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पे आपको। 2007 की बात है, एक मेरे क्लाइंट है मिस्टर जैन है, डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने मेरे को अप्रोच करा और कहा, विजय ये मैंने ना काफी बड़ा पोर्टफोलियो मेरा हो चुका है, मेरे को ना इसको प्रोटेक्ट करना है अगर मार्केट में कभी भी मेजर करेक्शन आ जाए। तो उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके करते करते हम लोगों ने ना इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस बना लिया। रियली? या ओके। अब ये देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से ही हाँ। पॉसिबल हो पाया। कॉस्ट क्या रखनी है, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं हो सकती, किस लेवल तक हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सब ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के पार्ट है। तो उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और हमने सिस्टम बना लिया। तो देखिए अब ये क्या होगा कि यहाँ से मुझे ये चीज अपील करी कि यार मुझे ना एचएनआईज को ही पढ़ाना चाहिए। तो 2010 में मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं सिर्फ एचएनआईज को ही पढ़ाऊंगा। ओके। हाँ, 2010 से लेके 2016 तक मैंने जहां जहां भी जॉब करी, मैंने सिर्फ एचएनआईज को ही सर्विस दी। और उस क्योंकि इतने लोगों को मैंने पढ़ाया, मतलब इंडस्ट्री के जो सुपर टॉप प्लेयर्स हैं एचएनआईज, उनको पढ़ाया। और ऐसा नहीं मैंने ही पढ़ाया, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके मेरी लर्निंग भी काफी बढ़ी और 2016 तक एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसको मैं एचएनआई वेल्थ ब्लूप्रिंट बोलता हूँ, ओके। जो किसी भी एचएनआई को अल्ट्रा एचएनआई बनाने में उसकी पूरी पूरी हेल्प करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। राइट। ये है। अच्छा, आपने एक बात करी कि पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस, राइट जस्ट टेल अस अबाउट इट बिकॉज ये रेयरली किसी को पता है राइट। और लोग करवाते भी नहीं है। व्हाट इज इट? देखिए क्या होता है कि मैं अगर इसको ना एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए आज किसी का पोर्टफोलियो पैसे लगाने के बाद उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए मार्केट में लगाया, मार्केट भी बढ़ी, अच्छा सीएजीआर मिला। मान लो जनरली एचएनआईज का जो सीएजीआर होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 18 से 20% का होता है। तो उन्होंने मान लीजिए आज वो 10 करोड़ पे पहुंच गए कुछ सालों में। तो दोस्त, जैसे मैंने कहा ना, मिस्टर जैन के दिमाग में भी एक आइडिया है कि भाई मेरे को ये वेल्थ अब प्रोटेक्ट करनी है। तो अब इंक्रीज हो गई वेल्थ। अब आप ये तो मानते हैं कि मार्केट में करेक्शंस आएंगे, वो तो आने ही है। 2008 में भी 65% का करेक्शन आया था, 2020 में भी 40-45% का करेक्शन आया था। अब वो करेक्शन आने के बाद मैं आपको एक और डीप डाइव करता हूँ यहाँ पे। 2008 में एक पीक लगा था जनवरी में 6300 का निफ्टी के अंदर। आपको पता है वो वापस कितने टाइम बाद निफ्टी आई होगी? एक अंदाजा, कुछ भी रफ आइडिया? 3 years? अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years लगे थे उसको आने में। अच्छा। 2014 में आई थी वो, 2008 के बाद। अब आप देखिए, क्या ये एचएनआई स्टाइल है कि वेल्थ इतनी बड़ी देख ली, उसके बाद 6 साल तक आप नीचे चले गए और 6 साल के बाद उसी लेवल पे आए हो? नो, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी लॉस। तो यहाँ पर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि बॉस, इस वेल्थ को जो बन गई है आज, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इंश्योरेंस के केस में मान लीजिए 2010 में कोई 2008 में कोई 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पे है, तो वहां 10 करोड़ के पोर्टफोलियो पे अगर उसके पास इंश्योरेंस है, तो दोस्त अब मान लीजिए वो, मैं इसको वैल्यू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो गिर के रह गया 3.5 करोड़ का। ओके। तो 6.5 करोड़ का लॉस हो रहा है। इंश्योरेंस से करीब करीब 5.5 करोड़ रुपए वापिस आ जाएंगे। 80%? 90% ऑफ द करेक्शन। अच्छा। 90% ऑफ द करेक्शन वापिस आ जाएंगे। अब स्ट्रेटेजी ये कहते हैं कि बॉस, इस 5.5 करोड़ रुपए को आप तुरंत डिप्लॉय कर दो। उस वक्त अच्छे शेयर सेल्स में अवेलेबल है। आप देखिए वहां से मार्केट आज 10 गुना है। तो बॉस, 3-3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया था, 5.5 करोड़ रुपए आपने डिप्लॉय करे, तो उस गिरी हुई मार्केट में 9 करोड़ का पोर्टफोलियो था।
15 साल में आज 10 गुना हो गया, ओके। तो दोस्त 90 करोड़ पे हो, बन गई वो अल्ट्रा HNI। वो इस तरीके से सोचता है कि बॉस जो वेल्थ मेरी बन गई है वो मुझे प्रोटेक्ट करनी ही है। तो इंश्योरेंस जब तक नहीं होगा ना दोस्त, जब तक वो वेल्थ ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें एक और डीप डाइव करता हूँ, मुझे ना बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं विजय 2008 का बॉटम तो मैंने भी पकड़ लिया था, 2020 का बॉटम तो मैंने भी पकड़ लिया था। मैंने कहा थैंक यू सो मच, अब मुझे ये बताओ आपने पैसे कितने डाले थे? ये मान लीजिए एक सैलरी क्लास है, 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, राइट। कितने पैसे डाल देगा? 8 लाख 10 लाख इससे क्या डाल पाएगा वो? चलो कहाँ से लाएगा पैसे? कहीं और से सेविंग में से निकालेगा, भाई डाइवर्ट FD करेगा। ब्रेक करेगा, गोल्ड बेचेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, घर से निकालेगा, बिजनेस में से निकाल, कुछ तो करेगा। मगर आप HNI अप्रोच देखो, क्या उसने अपनी जेब से निकाले या 5.5 करोड़ रुपए? पहली बात तो 10 लाख नहीं लगाए, 5.5 करोड़ रुपए लगाए। ना कोई FD बेची, ना कोई गोल्ड बेचा, ना प्रॉपर्टी बेची, ना अपने घर से निकाले, ना बिजनेस से निकाले, ना कहीं से कोलेटरल किसी को दिया। क्या करा? अपनी स्ट्रेटेजीज बना रखी थी। जैसे ही मार्केट में करेक्शन ट्रिगर हुआ, एकदम से उसके जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ, और जब वो मार्केट बॉटम पे थी तो उसने वो बुक करा, वो पैसा डिप्लॉय कर दिया, आज वो 10 गुना है। अच्छा, तो और कौन सी कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है? एक्सचेंज के थ्रू होगा ये। एक्सचेंज के थ्रू होता है? एक्सचेंज कोई कंपनी नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होगा, अगर आप इक्विटी इंश्योरेंस की बात करें तो। ओके, एंड हाउ डू यू क्लेम इट? सही, ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो देखिए, इसको बेसिक एग्जांपल से समझे, मेरे पास गाड़ी है 10 लाख रुपए की, 30,000 रुपए का उसका इंश्योरेंस होगा साल का। जब एक्सीडेंट होगा तो मैं क्लेम कर दूंगा, राइट। तो अब जैसी मार्केट गिरेगी तो इसका मतलब है मेरे पोर्टफोलियो पे डेंट आया है, तो मैं उसको क्लेम कर दूंगा। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो किस लेवल पे क्लेम करना चाहते हैं। मान लीजिए आज आपको ये लगता है कि विजय आज मंडे है और आपको क्लेम करना चाहिए, तो इमीडिएटली क्लेम करो, कल पैसे आ जाएंगे। अच्छा, 24 घंटे में किसी को फोन नहीं करना। देन हाउ इज द प्रोसेस? भाई जैसे मार्केट गिरी, उधर से आपने इंश्योरेंस क्लेम का बटन दबाया, अगले दिन जितनी मैंने कहा ना 90% करेक्शन वैल्यू का आपको मिल जाएगा वापस, तो सिस्टम वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। भाई दिख रहा है पोर्टफोलियो इतना गिर गया, तो 6.5 करोड़ की करेक्शन में 5.5 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे अगले दिन, नेक्स्ट डे। आज मंडे तो ट्यूसडे को क्रेडिट आ जाएगा। अच्छा, ये आपने बहुत डिफरेंट चीज बताई जो प्रॉब्ली लोगों को नहीं पता होता है। दोस्त ये तो चलो एक डिस्कशन हुआ है, अगर डीप डाइव करेंगे ना, तो मैंने कहा था कि वेल्थ बनाना ना एक वर्ल्ड कप जीतने जैसी चीज है, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप। तो दोस्त क्रिकेट के वर्ल्ड कप में ना आपको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भाई फेवर में भी मैच हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है, सुपर प्रेशर भी हो सकता है, आखिरी ओवर में हो सकता है आपको 40 रन मार रहे हो या 30 रन मान रहे हो, एक ही प्लेयर बचा हुआ है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। यू मस्ट बी प्रिपेयर विद ऑल द स्ट्रेटजीज इन माइंडसेट, राइट। तो आप वर्ल्ड कप जीतोगे। हाँ, गली में क्रिकेट खेलना है, फिटनेस एंजॉयमेंट के लिए तो कुछ भी करो, मगर जब वेल्थ बनाने की बात आती है ना दोस्त, तो वो एक सीरियस टारगेट है। उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है, स्ट्रैटेजी अलग होती है, प्रोसेसेस अलग होते हैं, ट्रेनर्स अलग होते हैं, और माइंडसेट अलग होता है। राइट। जो देखिए, आज आप मान लीजिए विराट कोहली की बात करें, वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे, अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहे, राइट। आपको क्या लगता है, क्या वो बस अपने आराम से दोपहर को 12 बजे उठते हैं क्या? कुछ भी खा लो, कुछ भी कर, नहीं भाई, सुबह ही उठना पड़ेगा, प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, सामने कौन सी सिचुएशन, कौन सा प्लेयर खड़ा हुआ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। राइट। अब एक सिचुएशन तो स्टॉक मार्केट में ये भी है कि 2008 के अंदर 5 मिनट में सर्किट लग गया था। 2020 के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन करा उनको तो ये होश भी नहीं है 5 मिनट में सर्किट कैसे लगता है। ट्रू। तो फंस गए तो। राइट। तो इसलिए वन शुड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मार्केट, और फिर उसके बाद वेल्थ बनेगी ही बनेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विजय जी, आपने एक माइंडसेट की बात करी, तो आपने बहुत सारे आप HNI क्लाइंट से आप मीटिंग करते हो, कोच करते हो उनको, टेल मी इनका माइंडसेट कितना डिफरेंट है एक मिडिल क्लास माइंडसेट से? 2 अप्रोचेज हैं दोस्त, यहाँ पे ना मैं कबीर दास जी की एक लाइन बोलना चाहूंगा, फिर इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। कबीर दास जी ने एक जगह ये बोला है कि भाई जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। जो तैरने का मतलब है, आप 1-2 स्ट्रेटेजीज देख ली आपने, समझ ली और बस सुन ली और इम्प्लीमेंट कर दी, सुन ली और इम्प्लीमेंट कर दी। मगर जो डूबा सो पार, इसका मतलब है जो उसके डेप्थ में जा रहा है, स्ट्रेटेजी क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी और के कहने पे नहीं, आप खुद इतनी चीजों को समझते हैं नहीं समझते, उसके बाद आपने इसको बैक टेस्ट करा बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। आपने 5 साल 10 साल
का रिजल्ट पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखा क्या ये एक्चुअल में काम करती है नहीं कर रही। हर तरीके की कंडीशंस पे आपने इसको इम्प्लीमेंट करके खुद देखा। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट्स करी, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न परसेंटेज में देखे, और उसके बाद आपने अपनी वो जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया। ये एक प्रोसेस होता है पूरा। मगर कुछ लोगों ने जरा सी स्ट्रेटेजी कहीं से सुन ली और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दी। राइट। तो दोस्त मतलब ये जो होता है सुनना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर आप तैर रहे हो। और एक और डिफरेंस जो मुझे लगता है, जो रिटेलर है ना वो इस चीज पे ज्यादा फोकस्ड हो जाता है कि यार ये टारगेट अगर अचीव हो गया 5 करोड़ का पोर्टफोलियो तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब घर खरीद लूंगा, कार खरीद लूंगा। वो अपने सपनों में चला जाता है और इसलिए उसको डिस्टर्बेंस भी बहुत होती है क्योंकि सपने अचीव नहीं होते इतनी आसानी से। HNI एक बार टारगेट सेट करने के बाद सारा ध्यान उसका स्ट्रैटेजी पे होता है, फिर बैक टेस्ट करता है, सारे के सर्कमस्टेंसेस को रिव्यू करता है और उसके बाद फिर उसके पीछे लग जाता है स्ट्रैटेजी पे, नॉट टारगेट पे। टारगेट तो एक बाय प्रोडक्ट है, अचीव हो ही जाएगा, पहले स्ट्रैटेजीज पे। तो ये दोनों डिफरेंस मुझे काफी ज्यादा। तो अपने एक्सपेंसेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे परसेंटेज में डिप्लॉय करते हैं लोग? व्हाट इज द डिप्लॉयमेंट परसेंटेज कि ये एक्सपेंसेस है कि बिकॉज गाड़ियाँ सबको चाहिए, राइट, अच्छे घर सबको चाहिए, मोबाइल फ़ोन सबको चाहिए, राइट। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिप्लॉयमेंट इन एक्सपेंसेस वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स? यहाँ पे ना बेसिकली HNIs जो बन चुके हैं उनके केस में एक्सपेंसेस का कोई लेना दे कोई बात नहीं होती यहाँ पे। ओके, और जो बन रहे होते हैं वो? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई एम्बिशियस HNIs है, मैंने कहा ना HNIs जो एम्बिशियस है उसका माइंडसेट फिर HNI वाला होता है। तो दोस्त चाहे वो आज HNI है या उसको लेगेसी में पैसे मिले अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, उन तीनों में से एक बंदा ना जरूर नैरो लेन में चला होगा कभी ना कभी। माइंडसेट का जो आपने डिफरेंस पूछा ना, राइट। तो दोस्त वो जो डिफरेंस है ना वो नैरो लेन में चलने का है। उसने ये चीज डिसाइड कर रखी है, जब तक मैं एक सर्टेन लेवल को अचीव नहीं कर लूंगा, सिर्फ 5 करोड़ रुपए या 5 करोड़ का पोर्टफोलियो जब तक मैं अचीव नहीं कर लूंगा, आई विल मूव ओनली इन द नैरो लेन। नैरो लेन का यहाँ पे मतलब ये है कि मैं कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करूंगा जो मेरे लिए एक बर्डन बन जाए। एक एग्जाम्पल के लिए, आप कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट बाय कर लो। भाई डेप्रिशिएटिंग का मतलब है एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू खत्म। ट्रू। दैट टू ऑन EMIs। राइट। जैसे एग्जांपल है, कार ले ली, EMIs पे ले ली। कार खरीदना 15-20 लाख रुपए का खर्चा, EMIs में 2-4-5 लाख रुपए और ऐड कर लो उसका इंटरेस्ट पार्ट का। और अगर उसकी लाइफ जो है वो 15 साल है तो 15 साल तक उसका पेट्रोल का, इंश्योरेंस का, सर्विस का, टोल का, और पता नहीं ना जाने कितने खर्चे हैं, क्योंकि टूट फूट भी होगी, वेयर एंड टीयर भी होगा, सब कुछ होगा, एक्सेसरीज भी लगेंगी। तो बॉस 15 साल के लिए तो आपने हाथी पाल लिया और 15 साल बाद खत्म कहानी। राइट। वो लोग ये सब बिल्कुल नहीं करते। अच्छा। जब तक सर्टेन लेवल, आपको शुरुआत में कुछ सालों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मगर एक बार आप 5 करोड़ या HNI का लेवल अचीव कर लेते हैं फिर आपको कहीं भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ बात एक बात क्लियर कर दूं देवेंद्र, ये काम एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा। या तो बट आप उस रास्ते पे होने चाहिए विद नैरो माइंडसेट। नैरो माइंडसेट का मतलब है टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच रहनी चाहिए आपकी। तो ज्यादातर लोग ना गाड़ियां खरीद रहे हैं, मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं और सर्टेन लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो पहले तो पहुंचो ना, उसके बाद खर्चे के लिए कोई नहीं रोकेगा। ओके, राइट। अगर आप वहां तक पहुंचे नहीं, उससे पहले ही आप पब्लिक ने इन्फ्लुएंस कर लिया आपको, तो फिर वो तैर रहे हो ना आप ऊपर ही ऊपर EMIs पे। क्योंकि अब तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, Distraction सोशल तो मीडिया 30 प्रेशर सेकंड इतना ज्यादा है। कितने सेकंड का रह गया, 40 सेकंड में ही तो आपको दूसरी रील देखनी है, तो आपका तो डिस्ट्रैक्शन लेवल और बढ़ गया है। हाँ। तो ये तो अब चीजें और मैच्योर होंगी, देखिएगा आप। तो वजी जो आप HNIs के साथ जो आप ग्रुप में हो, राइट, उसमें कितने परसेंट HNIs फर्स्ट जनरेशन HNIs होंगे और कितने परसेंटेज HNIs सेकंड जनरेशन होंगे? फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पे अगर मैं आपको कोई परसेंटेज में नंबर दूं, अप्रोक्सीमेटली 30% लोग जो होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं जिन्होंने खुद बनाया है। ओके। हाँ, और इसके बाद 70% थोड़ा लेगेसी में मिलता है उनको, थोड़ा क्या ज़्यादा ही मिलता है फिर वो, मगर उसको ना नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ भी देते हैं, तो वो 70% है। इंडिया में जो HNI का नंबर है वो इतना कम क्यों है? आई विल जस्ट गिव यू वन फिगर। 2005 में जो HNI का नंबर था दैट वाज 1.5 lakhs। करेक्ट। 2015 का जो नंबर था इट वाज 2.5 lakhs HNIs इन इंडिया। राइट। 2025 अभी की बात करूं, इट हैज गॉन अप टू 8 lakhs HNIs in India right now. Absolutely. Right, which is out almost of 140 crores. Yes, out of 140 crores. Right. जो नंबर है that is only 0.055%. Correct. अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं with US, they have almost 60 lakh HNIs.
अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ 35 CR, 30 करोड़, राइट तो विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.8-1.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। राइट। तो इंडिया में ऐसा क्या है कि HNIs कम बन रहे हैं, यूएस में ऐसा क्या हो रहा है जो हम इंडिया में नहीं कर रहे हैं? दोस्त डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे मेन चैलेंज है। हम्म, अगर मैं आपको ना एक इसका बड़ा हर्डल बताऊँ ना, ये एक लग्जरी की एक नई डेफिनेशन अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ना मिडिल क्लास के लिए ना एक बड़ी लग्जरी पता है क्या? डिस्ट्रैक्शन। हम्म, फटाफट फटाफट रील देखता रहता है, शॉर्ट्स देखता रहता है, आज ये वीडियो देखा, आज वो वीडियो देखा। तो जब भी उस पर खाली टाइम होगा ना, आप देखना वो क्या कर रहा है। हम्म, खाली टाइम का मतलब है वो रील्स देख रहे हैं, रील का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन इज द बिगेस्ट लग्जरी, आई थिंक ये उसको कहीं भी नहीं जाने दे रही। अब ये सोशल मीडिया एक्सपोजर तो बाहर भी है, हम्म, यूएस में भी है, राइट। इंडिया में भी है। हम्म। सो ऐसा क्यों है कि यहीं ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा? देखिए दे आर मेकिंग मनी, राइट। राइट? इस केस में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो लोग ना मतलब इस टाइप का अगर हमें गाइडेंस नहीं मिला हुआ कि भाई मुझे अपना टाइम कहाँ पे लगाना है, अपनी ग्रोथ पे लगाना है, अपने माइंडसेट पे लगाना है, अपने टारगेट्स पे लगाना है। अब वो माइंडसेट अगर मेरा नहीं है, मेरे को नॉलेज नहीं है ना, मेरे को कहीं से सपोर्ट मिली, तो दोस्त फिर वो तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि वो तो मेच्योर हो गया ना, आपको मजा आ रहा है कोई चीज देखने में। अब वो इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं है। आप देखिए, आप शायद सबसे ज्यादा इंटरनेट हमें वो जो रील्स हैं सोशल मीडिया पे टाइम जो है वो इंडियंस ही सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। मतलब टॉप कंट्रीज की अगर बात करें तो मुझे इंडिया ही लगता है इंडिया ही है, इंडिया ही है, या टॉप 3 में तो हम श्योर होंगे, मैं तो नंबर भी नहीं देखा। राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास खाली टाइम ज्यादा है, वो कहीं पास नहीं हो रहा, इसलिए आप रील्स को स्क्रॉल करे जा रहे हैं। बॉस अगर किसी का टारगेट डिफाइंड है, डू यू थिंक उसके पास इतना टाइम है कि वो रील्स भी देखेगा? तो इसका मतलब है खाली टाइम तो है, मगर आपने ना एक सर्टेन टारगेट्स नहीं सेट करे हुए। टारगेट अगर सेट हो जाएंगे ना बॉस, कोई सोशल मीडिया नहीं। मुझे ऐसे ऐसे भी लोग मिले अपनी लाइफ में, मतलब शायद इंस्टॉल्ड भी नहीं है कोई सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, अगर है भी तो वो अपने काम की चीज देख रहे हैं उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। दूसरा एंगल ये भी है कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस जो लेवल है इंडिया में अभी कम है? बिकॉज स्कूल कॉलेज कहीं पे भी हम फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात ही नहीं कर रहे हैं। राइट, हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, करेक्ट। बट फाइनेंशियल वैल्यूज़ की बात नहीं करते हैं। मैं इस क्या बात से वो भी agree एक रीज़न है? हाँ, या बड़ा रीजन है। बिकॉज अगर किसी को सीखना है कुछ तो कहाँ जाके सीखे? देखो अर्ली स्टेज में ही अगर आप बच्चे को ये बता दें कि बॉस आपको सर्टेन लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो वो अर्ली स्टेज से अपनी पॉकेट मनी से भले ही 100 रुपए इन्वेस्ट करे, एटलीस्ट वो हैबिट तो बने। वो भी तो उसको खर्चा करने की आदत है बस। तो वो चीज़ तो किसी ने सिखाई नहीं उसको ना, स्कूल में तो पता नहीं क्या एजुकेशन है। मैं थोड़ा अगेंस्ट में हूँ। अगेंस्ट का मतलब ये है कि ठीक है आप साइंस पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है, मगर आप ना कई बार उस उन बच्चों को देखो जो बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जो टीयर 2 सिटीज में है। आपको लगता है एमबीए करवाते हो अपने बच्चे को? इवन ग्रेजुएशन भी कराते हैं। उनको उतनी नॉलेज होती है सिर्फ स्कूल से जितना उनको बिजनेस में जरूरत है, स्पेशली मैथ्स की, बेसिक मैथ्स की। राइट। वो टिप्स पे कर लेते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर। अब बिजनेस कैसे चलाना है वो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं, जो उसके फादर हैं, बड़े भाई हैं, वो उनको सिखाते हैं सीट पे बैठ के। अगर ये चीज स्कूल में हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए तो दोस्त मुझे लगता है कि वो जो पेरेंट्स उसको नॉलेज दे रहे हैं ना, वो नॉलेज उसको स्कूल से भी मिल सकती है। राइट। मगर इस टाइप का वो विजन फिर मुझे लगता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जो लीडर्स हैं कंट्री की, वो अगर डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रास्ता बनेगा। आप सेल्फ डिफेंस पढ़ाओ, आप वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ाओ, आप कुकिंग भी पढ़ाओ, क्योंकि इमरजेंसी में किसी को कुकिंग भी करनी पड़ सकती है। राइट। मैनर्स, एटिकेट्स, एथिक्स, इन चीज़ों पे अगर बात हो स्कूल्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि शायद एक अच्छा हम लोग इंडिया बना पाएंगे। राइट। क्योंकि एक डेटा मैं आपको और शेयर करता हूँ। Yeah. राइट, एक डेटा और शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया में वेल्थ नहीं बन रहा ज़्यादा। राइट। हम कहते हैं कि वी आर अ ग्रोइंग नेशन, बट फिर भी मुझे लगता है कि वेल्थ नहीं बन रहा जिस हिसाब से बनना चाहिए। अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूँ इंडिया में, 2015 में पर कैपिटा इनकम जो थी इंडिया की, दैट वाज $1,500। राइट। टुडे इट इज़ $2,700। एक अच्छा डिसेंट जंप है। बट मैं अगर कंपेयर करता हूँ यूएस से, यूएस की 2015 में जो पर कैपिटा इनकम थी, इट वाज $56,000। और आज अगर मैं देखूं, इट इज $86,000। दे हैव एडेड $30,000 इन दीज 10 years। और हम लोग $3,000 भी ऐड नहीं कर पाते हैं। राइट। तो ये इतना गैप क्यों है वेल्थ जनरेशन में इंडिया में?
देखिए कहीं ना कहीं अब ठीक है, गवर्नमेंट का भी एक रोल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त खुद का भी एक रोल है। हम्म। अब आप कुछ लोग कहते हैं जी 1% लोगों के पास ही वेल्थ है बॉस, क्योंकि वो ना फोकस्ड है वेल्थ को लेके। हम्म। रोज के मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व ना होकर अपने वेल्थ फोकस्ड है। कई लोग कहते हैं कि भाई मतलब किसी ने इतनी बड़ी वेल्थ बना ली, आप दान ही क्यों नहीं कर देते? भाई क्यों दान कर दे? उसने मेहनत करी है दोस्त, वो चैरिटी कर देगा जहां उसको ठीक लगेगा, मगर मेहनत आप लोग भी करो। वो वाले माइंडसेट पे ना आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा वेल्थ बनाने के लिए। राइट। तो अब आप खुद देखो, काफी लोग ना जॉब करते हैं, हम्म। उनके बच्चे भी जॉब कर रहे हैं। अबे भैया तू जॉब कर रहा है तो कम से कम अपने बेटे को तो वो वाला उस तरीके से तैयार कर कि वो तो वेल्थ के लिए आगे चले। हम्म। तो लोग मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दोस्त वो माइंडसेट का एक मतलब डिफरेंस है, और आपके टारगेट्स। अब टारगेट अगर कुछ नहीं होगा तो दिमाग में फिर दिमाग तो कुछ सोचेगा ही ना, सोचेगा तो वो फिर वो फालतू की रील्स देखता है। तो इसीलिए ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और मेरे को ये लगता है कि बस पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में गवर्नमेंट का रोल है, मगर गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज बना रही है बॉस, आप लोग भी तो उस पर फोकस करो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे कर सकता हूँ। राइट। गवर्नमेंट का रोल है नो डाउट, मगर दोस्त खुद का भी रोल है। जो समझदार बंदा होगा ना वो उस अपॉर्चुनिटी को फटाफट रिव्यू करके उसमें पार्टिसिपेट करके अपने लेवल्स अचीव करेगा, रादर देन बस सामने वाले को कोसते रहोगे तो फिर आपका कोसने वाला माइंडसेट है। राइट। तो अब टेल मी, अब कोई ऐसा बंदा है, कोई इंडिविजुअल है जो वर्किंग कर रहा है, सैलरीड बंदा है या सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, जिसकी सैलरी अराउंड 2 लाख a month है, राइट, और ही इज इनटू लेट 30s और अर्ली 40s। अब इसको अगर HNI ग्रुप में जाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है बेसिकली जो फॉलो करे कि वो HNI ग्रुप में एंटर हो सके प्रॉब्ली 10 years डाउन द लाइन और 15 years डाउन द लाइन? राइट। कुछ ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है अगर आप शेयर कर मैं सकते हो? देखो HNI स्टाइल का ही बताऊंगा उन लोगों को। हाँ। HNI स्टाइल कैसे या HNI कैसे काम करते हैं। राइट। देखिए एक बात तो HNI को बिल्कुल क्लियर है कि बॉस अपने को ना एकदम फोकस्ड रहना है। अब दो तरीके के मतलब क्लासेस होते हैं इसमें भी। एक क्लास ये है कि उन्होंने बिजनेस से अर्निंग करके HNI बने, तो वो लोग अपना पूरा ध्यान बिजनेस पे ही रखते हैं, और बिजनेस से जो इनकम आती है उसको अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर को या मेंबर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। और पहले वो कहते हैं कि भाई तुम ये चीजें सीखो कि वेल्थ कैसे मैनेज होती है, कैसे ग्रो होती है। तो मेरे पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इसी टाइप की फैमिलीज के होते हैं। वो अपनी वाइफ को, बेटे को, बेटी को कहते हैं तुम ट्रेनिंग लो। ओके। तो इसका ये एडवांटेज है, उधर वो फोकस्ड है पूरी तरीके से, इनकम जो बिजनेस की आ रही है वो सस्टेन्ड रहेगी। दूसरी बात, अपनी वाइफ को, बेटे बेटी को या सबको एक बार ट्रेनिंग दिलवा दी, अब वो इस वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं। इससे ये होता है कि ये ना एक पूरी टीम बनती है फैमिली की। अब आज की डेट में जो रिटेलर्स हैं वो क्यों चैलेंजेस इतना ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो बताता हूँ। वो बंदा जॉब भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है, घर का मतलब जो भी बाहर के काम होते हैं वो भी देख रहा है, बच्चों के साथ भी इन्वॉल्व है। भाई वो क्या क्या कर लेगा? तो उसको ये चाहिए कि बॉस तू तो जॉब पे ध्यान लगा, जॉब पे इंक्रीमेंट्स ले, प्रमोशंस ले, पूरा फोकस कर, और जो इनकम हो रही है उसका एक पोर्शन अपने घर के मेंबर को, वाइफ, बेटा, बेटी को दो या सबको दो, और उनको बोलो तुम सीखने के बाद इसको ग्रो करो। ओके। तो एक टीम बनेगी, एक सिनर्जी बनेगी, जिससे एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। राइट। नहीं तो बॉस आप एक ही बंदा 24 ही घंटे हैं उसके पास, सोना भी है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और उसको जॉब पे भी ध्यान देना है, तो वेल्थ पे कब दे पाएगा? अब अगर वो सब पे ध्यान देगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ना इश्क में खुदा ही मिला ना बसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के हम। राइट। और इसलिए सेबी की रिपोर्ट भी बोलते हैं कि 94% अप्रोक्सीमेटली लोग लॉस में है। अच्छा। ये क्लियर रिपोर्ट है सेबी की, कोई भी सर्च कर ले इंटरनेट पे। ओके। तो दोस्त इसके पीछे ना आप स्ट्रेटेजीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आप अपने फोकस को ध्यान में रखोगे। और जो लोग HNIs है, एक सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। एक तो बिजनेस से इनकम आ रहा है, एक बंदा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही HNI बना है। तो दोस्त वो तो फिर अपनी फुल पढ़ाई करता है, उसके बाद पैसे लगाता है, ग्रो करता है अपने आप को, तो वो पूरी तरह फोकस्ड है। ये तो सबसे प्रीमियम कैटेगरी है। एक्चुअल में ना 3 टाइप के लोग मैं मानता हूँ। पहली कैटेगरी जो जॉब में है, उनके पास टाइम बहुत है, पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितना वो डिजायर है उनकी, या जितना उनकी जितना रिक्वायर्ड है HNI बनने के लिए। नॉट रिक्वायर्ड है, डिजायर है। डिजायर है। ओके। उसके बाद एक बंदा क्लास B है, वो बिजनेसमैन में है, बिजनेसमैन है वो बंदा, उसके पास पैसा बहुत है, टाइम नहीं है। तीसरी कैटेगरी है HNI की, पैसा भी है, टाइम भी है। तो वो ये कैटेगरी है।
सो मेरे को क्या लगता है कि पहले ना अगर आप अभी अर्ली स्टेज में है तो आपको जॉब पे तो ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। उनके लिए मतलब फर्स्ट एडवाइस यही है कि दोस्त आप ना सारे काम खुद मत करो, टीम बनाओ। टीम बनाओ और फैमिली में टीम बनाओ। तो दिस बाहर फर्स्ट स्टेप। या इसके बाद जब सेकंड स्टेप है, टीम को करना क्या है? सबसे व्हाट पहले आर द लर्निंग करनी रूल्स ऑफ है, द गेम? लर्निंग करनी है। टाइम, एनर्जी, मनी तीनों लगेंगे एकदम क्लियर, और ये एचएनआई समझता है। जैसे बोला ना, विराट कोहली भी समझता है। राइट। क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा, अपनी ये वाली एक्सरसाइज कर लूं, वो वाली एक्सरसाइज कर लूं, सीधा अच्छा कोच हायर करेगा, फटाफट अपनी फिजिक्स को, मतलब जो भी उनके बॉडी है उसके रिक्वायर्ड जो भी चेंजेस हैं वो उसको करवाएगा तुरंत, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेगा रोज। मेंटोरशिप में माइंडसेट प्रिपेयर करने के बाद आपको वही काम करना है इमीडिएट बेसिस पे, और फिर उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करना है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। आपको शुरुआत में पेन हो सकता है, माइंडसेट का पेन है ना, करना पड़ेगा दोस्त, आपको उतनी मेहनत करनी है अगर उस लेवल तक जाना है। ओके। एक बार वो लेवल अचीव हो गया, मतलब आपको उतनी मेहनत करनी है कि मेहनत करना आपकी हैबिट हो जाए। आराम कर रहे हो तो आपको कंफर्ट ना आए, यार ये क्या हो रहा है, तो वो वाला लेवल अचीव होना चाहिए। अगर आज सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली वर्ल्ड कप में भी इतने प्रेशराइज मैच में भी जीत के लाते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर, तो दोस्त इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल तक तैयारी करो कि इतनी मेहनत, ट्रेनिंग अच्छी है उनकी। बस अब ट्रेनिंग हो गई, दिस सेकंड स्टेप, राइट? या उसके बाद जैसे 2 लाख सैलरी आ रही है, हम्म। कोई ऐसा कोई फिक्स अमाउंट है जो नंबर होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट में जाए, हाँ मैं मार्केट में बताता जाए? हूँ। देखिए स्टार्टिंग में कम अमाउंट लगाओ लर्निंग करने के बाद, क्योंकि अभी आप लर्निंग कितना होना चाहिए वो अमाउंट? कोई अमाउंट नहीं है आपका, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ जाए। हम्म। कम से कम पैसे से लगाओ, और पैसे की रिटर्न मत देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में, देखो परसेंटेज में। कोई भी मिनिमम अमाउंट लगाओ, मैं उस पर नहीं जा रहा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं 20% आपका सेविंग में जाना चाहिए, 30% जाना चाहिए, 40% जाना चाहिए। दोस्त मेरे को अगर नॉलेज नहीं है, मैं 30% लगा दूं? हाँ। मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं नई डेफिनेशन दे देता हूँ, जब तक आपका कॉन्फिडेंस गेन ना हो जाए आप बड़े छोटा अमाउंट लगाओ, परसेंटेज में उसके रिटर्न चेक करो। जिस दिन आपको लगे कि यस आई एम अचीविंग योर डिजायर्ड परसेंटेज और डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी डिजायर्ड है वो अचीव कर रहे हो, फिर आप अपना परसेंटेज बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिप्लॉयमेंट अमाउंट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। फिर तो आप देखो एचएनआई है, वो सारा पैसा ही इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है। राइट। एक तरफ मैं एक बंदे को 20% पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। अब दूसरी बात, इसमें एक टेक्निकल डीप डाइव करते हैं। एक बंदे की सैलरी 2 लाख है और वो 20% का इन्वेस्टमेंट आज कर रहा है, 40,000 रुपए हो गए। राइट। दोस्त उसका 2 लाख में पूरा गुजारा नहीं हो रहा, 40,000 में कैसे होगा? फ्यूचर में कितनी रिटर्न आ जाएगी उसकी? भाई 40,000 को 2 लाख बनने में भी तो टाइम लगेगा। बिल्कुल। इसका मतलब है 5 गुना पैसा बने। हाँ। तो दोस्त उसको डिप्लॉयमेंट तो बढ़ाना पड़ेगा, मगर उससे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस इस दिन बढ़ गया तो फिर आप जज हो इस बात के कि 20% लगाऊं, 50% लगाऊं, क्योंकि रास्ता क्लियर हो चुका है आपके सामने कि ये तो मुझे अचीवमेंट दिख ही रहा है। जब मुझे अचीवमेंट दिख रहा है तो दोस्त फिर तो आपको परसेंटेज बढ़ानी ही पड़ेगी, और ये ना इट गोज विदाउट सेइंग, लोग अपने आप बढ़ाते हैं। या ट्रू। राइट। और जैसे कोई जर्नी स्टार्ट करता है तो यूजुअली कितना टाइम लगता है एचएनआई ग्रुप में एंटर होने में, एचएनआई बनने में? देखो एवरेज, अगर एवरीथिंग इज राइट, हाँ मैं बता देता कितना टाइम लगना चाहिए? ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्यों है उसमें मैं डीप डाइव करता हूँ। कोई बंदा कितना पैसे लगा रहा है, अब कोई करोड़ रुपए लगा रहा है, कोई 50 लाख लगा रहा है, कोई 2 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो ये थोड़ा वेरी करता है। कोई महीने के 1 लाख रुपए लगा रहा है, कोई महीने के 5 लाख लगा रहा है। अब किस पे कितना तो है? अगर कोई 1-1.5 लाख मगर मेरे हिसाब से 20% अगर वो साल का अचीव कर रहा है तो खुद एक्सेल बना ले कितने पैसे डालने हैं एचएनआई बनने के लिए। मतलब एक रीजनेबल टारगेट, मतलब 8 से 10 साल होना चाहिए। अच्छा। हाँ, अपना अमाउंट डाले, 20% का सीएजीआर ऐड करे कंपाउंड का, और खुद पता लग जाएगा उसको। ओके। या देखो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद की होती है भाई, किसी की जेब में कितने पैसे कितने उसको लगाने वो तो मैं वो तो उसी को पता है। यस, तो मैं क्यों उस पर रिस्ट्रिक्शन करूं? ये देखो ये सब चीजें ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की होती है। मेरा काम है यहाँ पर उसको इस चीज को सोचने के लिए एक फैसिलिटेट करना कि बॉस तेरी जेब में 2 करोड़ रुपए और मैं बोलूं 20,000 रुपए महीने डाल दो, और तुम्हारे पे है 20,000 और मैं बोल दूं 2 करोड़ डाल दो, तो आपके पास क्या है? वो 20% की रफ्तार से बढ़े, इसको आप एवरेज मानो, और कितने दिन में अचीव हो जाएगा आपके सामने खुद फिगर्स आ जाएंगे। मगर उससे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने आप अमाउंट बढ़ जाएगा। और जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एचएनआईज में हैं, उनको एवरेजली कितना टाइम लगता है एचएनआई टू अल्ट्रा एचएनआई ग्रुप में जाने में, ऑन एन एवरेज? गिव मी अ रेंज आल्सो। मेरे हिसाब से
वही 7 से 10 साल के आसपास बीच में लग जाएगा। 7 to 10 years। देखो सिंपल रूल है 20% का CAGR, बस अगर वो अचीव हो रहा है फिर आप नहीं, मैं एक बात बताऊं देवेंद्र, अगर लोगों का टारगेट बड़े मतलब HNI अल्ट्रा HNI लेवल पे ना लोगों का एक ही टारगेट होता है, 20% अचीव हो रहे हैं, इसका मतलब है वो ड्यू टाइम में अपना टारगेट्स अचीव कर लेंगे जो भी है उनका। अब वो कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन अगर मैं रखूंगा ना तो वो बंदा फिर उसी पे स्ट्रिक्ट हो जाता है। कई बार ऐसे साल आते हैं जिसमें बड़ा अच्छा CAGR अचीव होता है, बहुत अच्छी रिटर्न्स आती हैं, मगर कई बार होता है कुछ नेगेटिव भी होता है। तो मेरे को लगता है 20% इज अ गुड टारगेट, एक्सेल में डालो खुद ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। 25 करोड़ कब तक अचीव होगा? अच्छा, या तो ज़्यादा फिनिकी होते हैं HNIs इन्वेस्टमेंट को लेके, कि कहीं नई जगह इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं पहले, बिकॉज वो उस लेवल पे बैठे हैं कि वो वेल्थ लूज़ नहीं कर सकते अब, राइट। राइट? तो वो वहाँ बैठे हैं। या कोई ऐसा बंदा जिसके पास कहीं से रैंडमली वेल्थ क्रिएट हो गई है, कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करी है या कोई लेगेसी वेल्थ मिल गई है, तो उसको मैनेज करने का क्या चैलेंज है उनका? देखो यहाँ पे ना दो चीजें हैं, एक चीज तो ये एक बंदे ने खुद बनाया है और दूसरा किसी को इमीडिएट बेसिस पे पैसे मिले। राइट। जैसे एक तो हो गया कि भाई किसी की जमीनें बिक गई, हाँ, एक हो गया भाई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई, या जब भी एक पेरेंट्स कुछ पैसे देते हैं जब राइट। भी वो लेगेसी मिल गई, या मतलब KBC जीत गए। KBC जीत गए, कौन बनेगा करोड़पति, या कुछ फीमेल्स को ना एलिमनी भी मिलती है बड़ी। हाँ। ये 4 कैटेगरी मैंने देखी है। फिर तीसरी तो KBC वाली आपने बताई, ऐसा कोई क्लाइंट तो मेरे पास नहीं आया है। तो ये 3 तो प्राइमरली आते हैं, बट इसमें ना जो इमीडिएट पैसा आता है ना दोस्त, वो ना बहुत रेयर लोग संभाल पाते हैं, रेयर लोग, क्योंकि वो पैसा तो आ गया, वो माइंडसेट नहीं आ पाता लोगों को। स्टार्टिंग में ही बड़ा खर्चा कर देंगे, गाड़ी खरीद ली, मोबाइल फोन्स, कपड़े, घर। मगर अगर ना मैंने एक चीज देखी है HNIs और अल्ट्रा HNIs में, जो मैं ना ये मैसेज आपके थ्रू सबको देना चाहता हूँ, कि अगर आप अपने बच्चों को ना केवल बड़ा पैसा दे दोगे तो दोस्त उसका मिसयूज हो सकता है। अगर पहले नॉलेज दो, फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी लेगेसी ट्रांसफर करो और देखो कि जो आपने उसको नॉलेज में सिखाया है क्या वो इम्प्लीमेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और वो अगर कर रहा है तो उसको फिर वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। इसमें आपको भी खुशी होगी एज अ पेरेंट कि भाई मेरे बच्चे ने इसको काफी आगे बढ़ा दिया। मगर अगर वो खत्म ही कर देगा पूरे पैसे को, राइट। क्योंकि अगर उसको ग्रो करने का फॉर्मूला नहीं पता तो दोस्त वो इसको जीरो कर देगा। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट, मैंने एक जैन फैमिली को 2014 में पढ़ाया था, फरीदाबाद में रहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स पढ़ाई थी तो उन्होंने सारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी, अपना पोर्टफोलियो भी ग्रो करा, मगर करते 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 उन्होंने अपनी एक कंपनी भी लिस्ट करा दी। अच्छा। हाँ, उस कंपनी का नाम है नमो ई वेस्ट। तो 2014 में पढ़ाया, पहले सारी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद इंप्लीमेंट करी, फिर पूरी फैमिली पढ़ी थी। फिर पेरेंट्स ने बच्चों को सारे इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ बिजनेस एटिकेट्स पढ़ाए, एथिक्स पढ़ाए, स्ट्रैटेजीज पढ़ाई। फिर उनके दिमाग में आइडिया है क्यों ना हम अपनी कंपनी लिस्ट कराएं। उन्होंने अपनी कंपनी लिस्ट कराई और रिसेंटली, मतलब अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, नमो ई वेस्ट के नाम से आप सर्च करना, SME प्लेटफॉर्म पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो मेरे लिए एक प्राउड की बात है। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल रिटर्न्स। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहे हैं वो तो है ही, बट इस नॉलेज को आपने एक और एडवांस मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हो गए। या तो दोस्त ये चीजें भी है, और ये एक्चुअल स्टोरी मैं बता रहा हूँ, नमो ई वेस्ट। विजय जी, आई नो लॉट ऑफ पीपल जो आज जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, अच्छी सैलरी से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख अ मंथ, बट उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं या कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट्स लोन है भी इतना ज़्यादा होता है कि एंड ऑफ द मंथ आके कुछ बचता नहीं है। दे आर यूजुअली हैंड टू माउथ। पहले जब बात करूँ 20 ईयर्स बैक, तो ये कल्चर नहीं था। प्रॉब्ली आवर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स दे हैड मच बेटर वे ऑफ प्लानिंग थिंग्स। तो आज सोशल प्रेशर की वजह से इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, उस केस में लोगों को मैनेज कैसे करना चाहिए अपना फंड? क्योंकि वेल्थ अगर आज क्रिएट ना करें तो आगे जाके तो प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। राइट। इस सिनेरियो में वेल्थ क्रिएशन कैसे करना चाहिए उनको? देखो दोस्त, सबसे पहले ना एक सर्टेन लेवल आपको सेट करना, टारगेट सेट करना पड़ेगा, सिर्फ 5 करोड़ रुपए। जब तक वो उतनी सेविंग नहीं हो जाती, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएटिंग असेट में, दैट टू ऑन EMIs, बिल्कुल मत करो। मगर ये मेरे लिए तो कहना बहुत आसान था, करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि जो दिख रहा है आज की डेट में, हम्म, गाड़ियाँ, कपड़े, घूमना फिरना और लेविश खाना पीना, आउटिंग, उसके बाद घर, बच्चों का लाइफस्टाइल, खुद का लाइफस्टाइल, इसको भी मेंटेन करना है क्योंकि सोशल प्रेशर है, राइट एज यू मेंशन। राइट। तो दोस्त, या तो सोशल प्रेशर को देख लो कुछ टाइम, हम्म या फिर आप अपने टारगेट्स को देख लो, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हम्म राइट। तो मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सा ना 3 इंडेक्सेस बताऊंगा, वैसे तो वो स्टॉक है 3, आप इन 3 को देख लेना और आप देखोगे कि बॉस ये तो लाइक लोग शायद फंस नहीं जा रहे हैं या फंस चुके हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले मैं एक स्टॉक मैं आपको, आपके ऑडियंस को ये रिकमेंड करूंगा, जरूर देखें, केवल HDFC, नॉट HDFC बैंक। ओके ये 94 के आसपास इंडस्ट्री में आया, लिस्ट हुआ था मार्केट के अंदर, और 2023 में ये HDFC बैंक में मर्ज हुआ था। 27 रुपीज़ पे आया था, 2700 जब इसका प्राइस था तब ये मर्ज हुआ था। पता है क्या प्रोडक्ट है इसका? हम्म केवल होम लोन। ओके अब अगर मैं डीप डाइव करूँ यहाँ पे, होम लोन की इसका मतलब सुपर डिमांड है, हम्म तभी तो ये शेयर प्राइस 27 रुपए से 2700 का हो गया। और ये शेयर नहीं है, इसको मैं इंडेक्स बोलता हूँ, जो इंडिकेट कर रहा है लोग ना पूरा पैसा देके अपना घर नहीं खरीद पा रहे तो उनको लोन लेना पड़ता है, राइट तो तभी तो ये स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। हाँ तो दोस्त, चलो होम के लिए आपने अपने घर के लिए एक होम लोन लिया, वो तो समझ में भी आता है, एक एप्रिशिएटिंग असेट है, मगर ये कहीं ना आपको फंसा सकता है। अब आप कहोगे भाई घर है, कैसे फंसाएगा ये? राइट किस एज में होम लोन मिलेगा? हम्म 30-35 के बाद, क्योंकि आप एलिजिबल भी तो होने चाहिए। कितने रुपए का घर पसंद आएगा आपके हिसाब से? अगर कोई दिल्ली NCR की हम बात कर रहे हैं, कितने का 2 CR तो मिनिमम है। 2 करोड़ रुपए, कितने पैसे उसकी जेब में पड़े होंगे? हार्डली 15-20 लाख, चलो 50 लाख मान, 50 लाख ही मान लिया। 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा फंडिंग? लोन भाई महीने की इंस्टॉलमेंट क्या जाएगी? 1.25-2 लाख 2.25 लाख रुपए। तो इंस्टॉलमेंट कितने साल के लिए जाएगी? फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, 20 साल के लिए तो आप 1.5 पौने 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, कैसे वेल्थ अचीव होगी? तो इसीलिए जितना अर्ली स्टार्ट करोगे ना, 35-40 तक, अगर आप 5 करोड़ रुपए का लेवल अचीव कर लोगे, तब वेल्थ बना पाओगे। कैसे? डीप डाइव करते हैं। इधर मान के चलिए आप 40s में अगर होम लोन ले रहे हैं तो आपका 7-8% तो आउट गोइंग है, एक्सेप्टेबल। मगर अगर आपने 5-1 करोड़ की वेल्थ बना ली और वो 20% CAGR से बढ़ती है, तो 5 करोड़ रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 करोड़ में इंक्रीमेंट हो रहा है 20% के हिसाब से, तो करोड़ रुपया आ रहा है आपको साल का। और जा कितना रहा है? 1.5 करोड़ का मोटे तौर पे 8%, तो वो कुछ भी नहीं है। 1.5 करोड़ का सिर्फ 8% जा रहा है और उधर 5 करोड़ का 20% आ रहा है। आप इस होम लोन को आराम से झेल जाओगे। ओके मगर लोग ना पहले अचीव नहीं करते, पहले खर्चा करते। एक और स्टॉक बताता हूँ, इसको भी देखेगा, चोला मंडलम। ये जो ऑटो होते हैं ना, बाइक और गाड़ियां, उसको फाइनेंस करते हैं। ये स्टॉक भी ऐसे गया था पूरा मार्केट में, देख लेना, ये इंडेक्स है जो ये दिखाता है ऑटो लोन की डिमांड कितनी रफ्तार से बढ़ रही है। राइट ये मेरे कोई, मैं इमेजिनरी नंबर्स नहीं बोल रहा, एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसकी। इस स्टॉक के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर करेक्शन आई है, करेक्शन मतलब गिरावट, ऐसे डिमांड गई है। तो हर बंदा गाड़ी भी खरीद रहा है, 2 व्हीलर्स भी खरीद रहा है, जो अपर मिडिल क्लास है वो कार खरीद रहा है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो बाइक्स खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर खरीद रहा है। तो बॉस आप इन्फ्लुएंस ही तो हो रहे हो, और आपके पास अगर फिर वो वेल्थ नहीं है तो बॉस ये आपके लिए बर्डन बन चुका है, बहुत बड़ा बर्डन है। और तीसरा स्टॉक इससे भी खतरनाक है, बजाज फिनसर्व। पता है क्या फंड करता है? होम अप्लायंसेस। ट्रू। कितने रुपए का एक एवरेज होम अप्लायंसेस आएगा मिडिल क्लास के लिए? 30,000 रुपए का। 30,000 का। और वो स्टॉक 2008-9 से 15 रुपए का था, 2008 या 9 में। आज वो कम से कम 2,000 रुपए का स्टॉक है, मोर देन 100x रिटर्न सिर्फ 15-16 साल में। 100x रिटर्न, इसका मतलब है लोग 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि जब हर बच्चे को, जब बच्चा ये देख रहा है मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ फंडिंग पे ले रहे हैं, फाइनेंस पे ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा? तो ये एक पूरी तरीके से फंडिंग इकोनॉमी बन के रह जाएगी। अब जो 1% लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा को पकड़ लेते हैं, तो वो कुछ समय के लिए नैरो लेन में चलते हैं, और जब नैरो लेन में चलने के बाद अपने लेवल्स अचीव कर लेते हैं, उसके आप बात तो हम ही नहीं रोक रहे आपको, हम तो कह रहे हैं पैसा कमाए किस लिए? खर्च करने के लिए, खर्चा करो। तो HNIs खर्चे के बारे में नहीं सोचते, मगर वो शुरुआत में इतना सोचते हैं कि फिर उन्हें सोचना नहीं पड़ता। जब तक आपके टारगेट्स ना अचीव हो, आप कोई ऐसा खर्च मत करो।
मतलब लोग मतलब दिखावे के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए बड़ा खर्चा कर लेते हैं, तो दोस्त फिर वो दिखावे को मेंटेन करने के लिए सारी ज़िंदगी लोन पे रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी, और बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं। ट्रू। आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी कि लोन, होम लोन स्पेशली एक ऐसा ट्रैप बनता जा रहा है विच इज क्रशिंग एवरीवन। बॉस 20 साल का होम लोन है, 35 साल की उम्र से पहले मिलेगा भी नहीं। जब तक होम लोन उतारोगे, जब तक आप 55 साल चुके हो चुके हो, टाइम है तुम्हारे पास, उतने में बच्चों की शादी आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, खुद का आपको आपको एक, रिटायरमेंट एज आ जाएगी, आप मैं सेव सही कब बात करोगे? बताऊं आपको, हाँ, आपको इतना कैसे ट्रैप हो रहा है बंदा, इतने प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, आपको वो रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको मतलब हर चीज का एक इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा कि भाई साहब कोई भी भसड़ हो गई ना लाइफ के अंदर तो गए। इसीलिए तो ये टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आपका रिटायरमेंट प्लान क्यों बिक रहे हैं इतने ज्यादा? क्योंकि लोगों ने सारी चीजों से अपने आप को कवर कर रहे हैं, मगर मेन वेल्थ के बारे में सोच ही नहीं रहे। सोचा ही नहीं। राइट, टेल मी 3 थिंग्स जो हमें एचएनए से सीखनी चाहिए वेल्थ क्रिएशन में। जब वो पहले, सबसे पहले नैरो लेन में चलता है, वो जब तक अपने टारगेट्स अचीव नहीं करता, कुछ उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, ना कर पाता। मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ ना, अमेजिंग माइंडसेट, अमेजिंग, मतलब वो प्रिपेयर होते हैं, उन्हें कुछ ये चीजें नहीं समझानी पड़ती। मैंने कहा ना, हमें एम्बिशियस एचएनआईज को एडिशनल स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, तो यही चीजें देखनी पड़ती हैं कि कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं कर पा रहा उसको। सबसे पहले नैरो लेन में चलना Right. पड़ेगा। दूसरा, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉस हमारे कुछ सर्टेन टारगेट्स हैं, एटलीस्ट 5 करोड़ रुपए, वो अचीव करने ही पड़ेंगे पहले। टारगेट नहीं सेट होगा तो बॉस फिर मैं किस डायरेक्शन में जाओगे आप, ये भी तो पता चले। जब टारगेट सेट है तो कॉम्प्रोमाइज आप कर लोगे, जब टारगेट सेट नहीं है ना, अब देखो बच्चे तो बड़े होंगे ही, पापा मोबाइल फोन, पापा लैपटॉप, पापा कपड़े, पापा स्कूल, पापा घूमने जाना है, जूते चप्पल और लैपटॉप और लाइटें सब कुछ चाहिए उनको। राइट। और सिंस मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, मिडिल क्लास का जो बंदा है, फादर है ना, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहता है। अब ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वो लोन ले लेता है, तभी तो एक 15 रुपए का स्टॉक 1500 2000 रुपए का हो गया 10 से 15 साल में, जिसमें सिर्फ वो 30,000 रुपए के प्रोडक्ट की फंडिंग कर रहे हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और जो थर्ड थिंग आपने पूछा, एक तो फर्स्ट नैरो लेन, दूसरा टारगेट, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली, लर्न कर ली, अब उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पेनफुल होगा मगर करना ही पड़ेगा। राइट। हाँ, तब तक करना पड़ेगा जब तक आदत ना बन जाए। अच्छा। अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांगली उस पिच पे डटा रहना पड़ेगा। जी। काफी पेन होगा, हाँ। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कोई आसान चीज नहीं बताई, मगर जब वो उतना पेन आपके लिए बिल्कुल कंफर्ट बन जाएगा ना, जैसे सचिन तेंदुलकर रोज ना प्रैक्टिस कर घर में लेटा रहे, आपको लगता है वो आराम से बैठ सकते हैं? या विराट कोहली, बहुत उठ के जाना ही है, उनको पता है मेरा करियर है। तो चीज़ें सिंपल बताई हैं बट इजी नहीं है। राइट। अच्छा, टेल मी, कौन सी सिटी से इस टाइम ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? इज इट ओनली मेट्रोज या टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से भी कुछ एचएनआई जनरेट हो रहे हैं? टीयर 3 टीयर 2 में मुझे लगता है ज्यादा है चेन्नई से, ज़्यादा एचएनआई है? ज्यादा है। Metro से ज़्यादा है? वन में तो है, हाँ। नो डाउट, मगर उधर शायद इससे भी ज्यादा है, मगर वो लोग ना दिखावा नहीं करते, लग्जरी कार, मतलब बढ़िया कपड़े और लाइफस्टाइल पे वो अपने पैसे को दबा के रहते हैं। अच्छा, जो वेल्थ क्रिएशन कर रहे होते हैं उनका पोर्टफोलियो मिक्स किस तरीके का होता है? व्हाट इज द राइट पोर्टफोलियो मिक्स स्ट्रैटेजी? देखिए, एचएनआईज के लेवल पे तो हम सिर्फ उनको एक या दो चीज़ें ही मतलब इसको डाइवर्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं। भाई इक्विटी रखो आप, और इक्विटी के साथ साथ उसका इंश्योरेंस भी रखो, ये नई डेफिनेशन है डाइवर्सिफिकेशन की या राइट मिक्स की। इक्विटी इक्विटी अपने आप में डाइवर्सिफाइड होगी, प्लस उसका इंश्योरेंस और जोड़ दो, तो ये राइट मिक्स है। मगर जब आप अल्ट्रा एचएनआई लेवल पे चले जाते हो तो वहाँ पे आपको एक जो राइट मिक्स है, जिसे हम डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डीप और वाइड हो जाता है। अब इसमें गोल्ड भी आ जाएगा, सिल्वर भी आ जाएगा, प्रॉपर्टीज भी आ जाएगा विच इज़ रियल स्टेट, एंड उसके बाद फिर आपका म्यूचुअल फंड्स भी आ जाएंगे, तो बिटकॉइन भी आ जाएंगे। तो इस टाइप से फिर वो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। बट एचएनआईज के केस में अभी फर्स्ट आपको उनको इक्विटी में ही रहना, इक्विटी पे रहना चाहिए, कहीं और डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा, और इतनी पढ़ाई, मतलब एक ही बंदा है ना, पढ़ना भी पढ़ना है उसको। और तो पर्टिकुलर कोई सेक्टर है जहाँ पे फोकस करना चाहिए या कुछ मिक्स है ऐसा सेक्टर का कि जो लेना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए कि इस
पोर्टफोलियो में ये सेक्टर होना ज़रूरी है? देखो मैं ना इस टाइप का कोई टिप नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं ना अपने स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल बना देता हूँ कि बॉस तुम सोचो कौन सा सेक्टर अब उनके पोर्टफोलियो में होना बट चाहिए। सबको हर सेक्टर की नॉलेज नहीं होती। कोई एफएमसीजी में है तो एफएमसीजी ज़्यादा पता होता है, हम्म उसको आईटी का हो सकता है ना पता हो। हम्म जो आईटी को होता है उसको कई बारी फाइनेंशियल्स का नहीं पता होता। तो यहीं से आपकी बात का आंसर देता हूँ। हाँ। अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करते हो तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट रिव्यूइंग और एनालाइजिंग आईटी स्टॉक्स हुँ, फर्स्ट। सो वो बिजनेस आप समझ जाओगे, बिजनेस के चैलेंजेस समझ जाओगे, राइट। और उसकी अपॉर्चुनिटी भी आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे। एक फार्मा इंडस्ट्री का बंदा थोड़ी ना आईटी कंपनी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज समझ एग्ज़ैक्टली सकता है, बट फार्मा वाले को फार्मा से स्टार्ट करना चाहिए और आईटी वाले को आईटी से। तो बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट लेवल है या जो आपकी एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस एंड एरिया है, नॉलेज, हाँ, एक्सपर्टीज़ एरिया है, यस, आपको वहाँ फोकस वहां से ज़्यादा करना स्टार्ट चाहिए। करना चाहिए। ओके, ग्रेट। विजय जी, टू कंक्लूड, राइट, वन लास्ट क्वेश्चन। आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है फायर, हम्म फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। हम्म कितना सही है ये कॉन्सेप्ट? एंड देखिए, कैसे अचीव कर सकते हैं इसको? हवा में है थोड़ा सा ये। अच्छा। हाँ, अभी इसको अचीव करने के लिए ना आप पहले उस लेवल तक पहुंचो तो सही। हुँ, ये एक फैला दिया गया है, मगर ये दोस्त इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हम लोग कह देंगे। हुँ, पहले तो आप उसमें खुद कितना पैसा लगाओगे, फिर कितना आप हर साल रिटर्न जनरेट कर पाओगे, और आपके लिए रिटायरमेंट का नंबर क्या है। हुँ, भाई, जनरली पूछा जाए तो इन्फ्लेशन को अगर मैं एडजस्ट करके बताऊं तो कम से कम 50 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होना चाहिए आज से 10 से 15 साल के बाद आपके पास। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? हुँ, अगर हैं तो आप ऑन ट्रैक है, नहीं तो आप खुद कितना पैसा लगा रहे हैं और वो किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, तब आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। अच्छा। और रिटायरमेंट क्या होता है वैसे, मुझे तो ये नहीं समझ में आता व्हाट इज रिटायरमेंट। देखो, काम ना होना इज रिटायरमेंट, तो क्या करोगे? मैं ये पूछता हूँ लोगों, चलो आप 50 साल में रिटायर हो गए। टेकिंग ब्रेक फ्रॉम योर रेगुलर वर्क, प्रॉब्ली आई थिंक वो रिटायरमेंट का डेफिनेशन है लोगों का आजकल। मेरे हिसाब से आप कुछ भी काम करें अपनी टर्म्स पे करें, जो आपका हॉबी है, हुँ, मगर दोस्त काम तो करना पड़ेगा ना। रिसेंटली अभी मैं एक अल्ट्रा एच की ट्रेनिंग चल रही है, मैंने ट्रेनिंग से पहले उनसे क्वेश्चन पूछा, सर आपका मतलब 300 करोड़ का पोर्टफोलियो है ऑलरेडी, हुँ, आपको क्यों पढ़ना है? तो कहते हैं मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छी लेगेसी क्रिएट करनी है। वो कहते हैं मैं क्या करूं, मैं घूमना था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूम चुका हूँ, हुँ, मेरे जो भी शौक थे मैं पूरा कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? मरने का वेट करूँ? रोज ताश खेलूँ, घूमने जाऊँ, क्या करूँ? मैं कहाँ टाइम लगाऊं अपना, नहीं तो रील्स हुँ, देखूं। तो इससे अच्छा ही है कि क्यों ना मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करके जाऊं। और साथ की साथ ना उन्होंने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। देखो, फिर मैंने कहा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, उन्होंने अपने बच्चों को वो नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रेट। तो देखो, वो एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मान के पहले अपना अचीवमेंट करा। अब जो उन्होंने शौक वॉक थे वो सब पूरे कर हुँ, लिए। अब उन्हें लगता है कि मेरे को अब खाली नहीं बैठना, अब मुझे अपने बच्चों को के लिए कुछ करना है। मगर अब बच्चों को, ठीक है, ये लेगेसी ट्रांसफर करने से पहले वो नॉलेज तो देनी पड़ेगी ना, तब उनका माइंडसेट प्रिपेयर होगा। हुँ, तो सारी सिचुएशंस के बारे में डीप डाइव डिस्कशंस होते हैं, तो बच्चे भी अपना इनपुट देते हैं, वहाँ पे मेरी थोड़ा उन लोगों को हेल्प रहती है, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो बेसिकली लोगों को वेल्थ क्रिएट करने का सोचना चाहिए, रिटायरमेंट का नहीं सोचना चाहिए। जो अपना, नया फीवर चल रहा है, पीपल शुड कम आउट ऑफ इट। आप एक बात छोटा सा डीप डाइव करते हैं यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ। रिटायरमेंट मतलब क्या? आज तुम्हारे पे सब पैसा है, अब क्या करोगे बोलो? शॉपिंग कितने दिन कर लोगे? घूमना कितने दिन कर लोगे? इसके अलावा क्या शौक होता है? घूमना फिरना है, शौक तो यही है। उसके या बाद लोग क्या? जिम जाएँगे या ये सब करेंगे, और क्या भाई, करेंगे? जिम कितने घंटे चले जाओगे रोज? हाँ, आप ये भी तो सोचो। उसके बाद क्या? हुँ, भाई साहब, फिर आपके पास इतना टाइम होगा, आप क्या करोगे? सोओगे? क्या आराम हमारी जिंदगी का टारगेट है? वो तो भाई जो कुछ भी नहीं कर रहा वो भी आराम कर रहा आराम ही कर रहा है। ट्रू। है। ये डीप डाइव की चीजें हैं सारी। हुँ, तो फिर क्या? भाई, या तो आपके पाथ अलग हो, आप संन्यास में जा रहे हैं, योग में जा रहे हैं, मेडिटेशन, वो सब एक चीजें अलग बट हैं। मुझे लगता है कि ये आजकल जो कॉर्पोरेट कल्चर इतना टॉक्सिक हो गया है, हम्म लोगों के ओवर वर्किंग आवर्स हो रहे हैं, हम्म ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा है, लोग फैमिली पे टाइम नहीं दे पा रहे, हेल्थ अपनी देख नहीं पा रहे। हम्म आई थिंक उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, हम्म स्पेशली जो लोग मेट्रोज में रह रहे हैं, राइट। जो दिल्ली, मुंबई, यस यस। बैंगलोर में, आई थिंक वो ज़्यादा सोच रहे हैं। राइट। जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में हम्म शायद वो इतना नहीं सोच रहे। राइट। क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि लोग फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हम्म जो एक्सपैट पॉपुलेशन है, जो हम्म कहीं और सिटीज़ से आई है, हम्म दे वांट टू गो बैक। हम्म कि कोई ग्वालियर से है, इंदौर से है, दे वांट टू गो बैक एंड सेटल देयर, राइट। कि मेरे पास इतना फंड हो कि मैं अपने होम टाउन में जाके सेटल हो जाऊँ। हम्म आई थिंक लोग फायर जो नंबर है
वो अचीव इसलिए करना चाहते हैं सो दैट अपनी सिटी में वापस जाके आराम से सेटल हो सके। कोई चलो छोटे लेवल सेटल पे हो काम कर गया, पाए, हो गए वो, फिर उसके बाद क्या करेंगे? आई थिंक वहीं सेटल होके काम करेंगे। मे बी दे वांट टू स्टे विद फैमिली। HNI ये कह रहा है कि मैं ना अपने टर्म्स पे काम करना चाहता हूँ, और मैं फिर आगे की जब अचीव कर लूंगा तो मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो वो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है टारगेट अचीवमेंट, उसके बाद नॉलेज ट्रांसफर, फिर लेगेसी ट्रांसफर स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ये उसके प्लान्स रहते हैं, ये कॉमन है जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी किसी का इंडिविजुअल कुछ पर्सनल टारगेट हो सकता है, वो एक राइट, अलग बात है, राइट। क्योंकि वहां जाके आप होम टाउन में जाके भी क्या करोगे? क्या करोगे? ट्रू। तो ये है। विजय, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग एवरीथिंग डिटेल। थैंक यू। लोगों के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वेल्थ मैनेजमेंट को लेके, वेल्थ राइट, क्रिएशन को लेके, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। एक इंश्योरेंस की हमने बात करी राइट, जो लोगों को नहीं पता होती। करेक्ट, लोग क्रिएट करते हैं, देन दे लूज मनी, राइट, और उसके बाद दे हैव नथिंग टू फॉल बैक। राइट। ऐसी स्टेज पे आके रिकवर करना बट डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक जो हमने बात करी, लोगों को वैल्यू मिलेगी बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द एपिसोड टिल द एंड। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक और चीज़ करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बताइए आप किस गेस्ट को यहाँ देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको यहाँ लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज।